नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं उत्तम और एक बार फिर से आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जय क्लासेस मेरठ पर। ठीक है साथियों, आज की क्लास को हम शुरू करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक से और जानते हैं मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का ऐसा शासक जो सनक भरा था, सबसे अधिक विद्वान था, लेकिन कुदरत ने इसके साथ बहुत ज्यादा ज्यादती की थी, है ना। और आज हम इसके बारे में बड़े ही डिटेल से, बड़े ही रोचक तरीके से जानेंगे, क्योंकि इसके साथ हुआ भी कुछ ऐसा ही था। ये व्यक्ति कुछ भी करता था तो प्राकृतिक रूप से या फिर षड्यंत्र के रूप से इस व्यक्ति के साथ गलत हो जाता था। तो आगे बात करेंगे, जो हमारा आज का टॉपिक है वो कौन सा है, मोहम्मद बिन तुगलक। साथियों, कौन है मोहम्मद बिन तुगलक? 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी तक, है ना, लगभग 25 से 26 वर्ष शासन करता है। किस पर? दिल्ली सल्तनत पर, तुगलक वंश के नाम से। ठीक है, तो 25 से 26 वर्ष तक क्या करता है? शासन करता है। ठीक है, लगभग मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 तक शासन करता है। साथियों, इसका जो नाम था वो जोनाखा था, लेकिन इसका वास्तविक नाम क्या था मेरे प्यारे साथियों? इसका वास्तविक नाम था फखरुद्दीन। ठीक है, अगर इसके हम वास्तविक नाम की बात करें, वास्तविक नाम तो क्या था? फखरुद्दीन। तो इसका वास्तविक नाम क्या था मेरे प्यारे बच्चों? फखरुद्दीन। अब इसका वास्तविक नाम क्या था मेरे प्यारे बच्चों? फखरुद्दीन। लेकिन इसे किस नाम से भी जानते थे? जोना खां के नाम से भी जानते थे। किस नाम से जानते थे मेरे प्यारे बच्चों? जोना खां के नाम से भी जानते थे। किस नाम से जानते थे? जोना खां से नाम से, है ना। ये गद्दी पर बैठा किसके लिए? गद्दी पर मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से। किसके? मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से बैठा। तो किसके नाम से बैठा साथियों? ये मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से ये गद्दी पर बैठा। तो दिल्ली सल्तनत पर ये किस नाम से दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर ये किस नाम से बैठा? दिल्ली के, सॉरी, है ना। तो किस नाम से बैठा मेरे प्यारे बच्चों? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से बैठा। दिल्ली सल्तनतों के शासकों में सबसे ज्यादा विद्वान, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति यही हुआ करता था। ठीक है, तो नोट करेंगे इस बात को, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। पूछा जाएगा, जैसे पूछा जाता है ना, कौन सा सम्राट निरक्षर था, अनपढ़ था, तो नाम आता है अकबर का। ठीक उसी प्रकार कि दिल्ली सल्तनत के शासकों में कौन सा शासक सर्वाधिक पढ़ा लिखा, योग्य और विद्वान था? तो विद्वान था और नीति में निपुण था। यह भली भांति हर चीज को जानता था, लेकिन उलेमाओं, मौलवियों के कारण इसके शासनकाल में मौलवियों ने बहुत ज्यादा अवरोध उत्पन्न किया था। माइक चल रहा है? ठीक है, चल रहा है। ठीक है, यहां पर बात करेंगे क्या, ये दिल्ली सल्तनत के शासकों में ये दिल्ली सल्तनत के शासकों में सर्वाधिक विद्वान, कुशल, कोमा, शिक्षित व योग्य शासक था। ठीक है साथियों, इसने क्या किया था? ये दिल्ली सल्तनत के शासकों में सर्वाधिक विद्वान, कुशल, शिक्षित व योग्य शासक था। कौन सा था? आपका मोहम्मद बिन तुगलक। तो दिल्ली सल्तनत के शासकों में सर्वाधिक शिक्षित, पढ़ा लिखा, विद्वान और योग्य और नीति में निपुण जो शासक था वो कौन सा था? मोहम्मद बिन तुगलक। साथियों देखो, कुछ लोग मेहनत बहुत करते हैं लेकिन किस्मत खराब लेकर आते हैं, उसी में से था ये मोहम्मद बिन तुगलक। कुछ फैसले गलत लिए थे, लेकिन अधिकतर फैसले इसके जो प्रकृति के कारण क्या हो चुके थे? गलत
हो चुके थे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं साथियों इसके बारे में। 1333 ईस्वी में इससे एक मोरक्को निवासी इब्न बबूता आता है मिलने। मोरक्को का एक यात्री आता है, कौन? इब्न बबूता। जब ये 1333 ईस्वी में इसके दरबार में आता है, ये उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाता है। ठीक है, इससे क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाता है। ठीक है, इसे नोट करेंगे। मैं इधर की तरफ खड़ा हूं, ठीक है, अगर मैं साइड में हट जाता हूं तो आपको दिखाई नहीं देता। और चलिए, तो ये इब्न बबूता से बहुत ज्यादा प्रभावित था। तो इब्न बबूता तो मेरे प्यारे बच्चों बहुत ज्यादा प्रभावित था। ये उसे अपना काजी नियुक्त कर लेता है। तो क्या कर लेता है? उसे अपना काजी नियुक्त कर लेता है। एक सेकंड साइड में होता हूं, इसकी नोट ले लेंगे। ठीक है, चलिए चलिए यहां पर बात करेंगे साथियों इसके बारे में। 1333 ईस्वी में इसके समय एक नागरिक आता है इसके इसके दरबार में। कौन आता है? इसके दरबार में मोरक्को निवासी इब्न इब्न बबूता आता है। चलिए, तो 1333 में इसके दरबार में मोरक्को निवासी इब्न बबूता आता है और इससे प्रभावित होकर ये उसे अपना काजी नियुक्त कर लेता है। इज दैट क्लियर? चलिए, तो इससे प्रभावित होकर यह अपना उसे काजी नियुक्त तो क्या कर लेता है मेरे प्यारे बच्चों? उसे काजी नियुक्त कर लेता है। इसके दरबार में मोरक्को निवासी इब्न बतूता आता है कब? 1333 ईस्वी में। इससे प्रभावित होकर यह उसे अपना काजी नियुक्त कर लेता है। ठीक है, चलिए, तो थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है ना, थोड़ा कोई मेरा एरर रहा थोड़ा सा। इसके दरबार में मोरक्को निवासी इब्न बतूता था और वह इससे, है ना, तो एक लाइन पूरी करेंगे। और वह इससे प्रभावित होकर इसे इसे मिटा देंगे फिर थोड़ा सा, है ना। 1300 ईस्वी में इसके दरबार में मोरक्को निवासी इब्न बतूता आता है और वह इससे प्रभावित होकर उसे अपना काजी नियुक्त कर लेता है। ठीक है, अब ठीक आया है। तो इससे इसके दरबार में मोरक्को निवासी इब्न बतूता आता है और वह इससे प्रभावित होकर उसे अपना काजी नियुक्त कर लेता है। ठीक है, किससे प्रभावित होकर? तो फिर चलिए इससे ठीक रहेगा। ठीक है, हाँ, आप समझ सकते हैं कि इसके दरबार में 1333 में मोरक्को निवासी एक आता है इब्न बतूता और उससे प्रभावित होकर, इब्न बतूता से प्रभावित होता है मोहम्मद बिन तुगलक और वो से अपना काजी नियुक्त कर लेता है। ठीक है, आगे जानेंगे साथियों इब्न बतूता के बारे में। कौन सा? इब्न बतूता, है ना, जो हम पढ़ते थे बचपन में, इब्न बतूता पहन पहन के जूता। ठीक है, वही वाला इब्न बतूता। साथियों इब्न बतूता की एक पुस्तक है, कौन सी? रहला, है ना। इब्न बतूता की कौन सी पुस्तक है? रहला। रहला में बताया गया है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत दिल्ली सल्तनत में सिर्फ दो राज्य छूटते थे। कौन सा? कश्मीर और बलूचिस्तान, और बाकी संपूर्ण भारत इसके अधीन हुआ करता था। तो दिल्ली सल्तनत का साम्राज्य कैसा हुआ करता था? दिल्ली सल्तनत का साम्राज्य 23 प्रांतों में विभक्त था। किसमें? 23 प्रांतों में विभक्त था। मतलब 23 प्रांतों में क्या था? बटा हुआ था। तो 23 प्रांतों में विभक्त था। तो दिल्ली सल्तनत का साम्राज्य
23 प्रांतों में क्या था मेरे प्यारे बच्चों, विभक्त था। और किस किस को छोड़कर, कश्मीर और बलूचिस्तान को छोड़कर, क्योंकि कश्मीर और बलूचिस्तान इसके अधीन नहीं थे। कश्मीर व बलूचिस्तान को छोड़कर संपूर्ण भारत, भारत है ना, भारत उस समय का भारत है ना, पाकिस्तान भी आता है, ठीक है। तो इब्न बतूता की पुस्तक कौन सी, रहला और दिल्ली सल्तनत का साम्राज्य, उस पुस्तक में बताया गया है कि 23 प्रांतों में विभक्त था। कश्मीर व बलूचिस्तान को छोड़कर संपूर्ण दक्षिण भारत इसके अधीन आया करता था, ठीक है। तो संपूर्ण भारत इसके अधीन आया करता था। अब साथियों सस्पेंस बहुत क्रिएट हो गया, तो जान लेते हैं हम जो हमारा इब्न बतूता के बारे में जो महत्वपूर्ण फैक्ट हुआ करता था। शायद वो आपके पेपर में ना आए, लेकिन एक ऐसा है बिल्कुल जो की भांति है। बचपन में एक बार वो गलती मैंने भी की थी, एक बार गलती आपने भी की होगी, आपके कुछ दोस्तों ने की होगी। जब मैं बचपन में शायद फर्स्ट क्लास में जब लिखना सीखा था, तो मेरे अंदर क्या आदत थी, मैं इस तरीके से जैसे राम लिखा, श्याम लिखा, तो इस तरीके से मैं उंगली चलाकर लिखता रहता था। तो जब लिखना व्यक्ति सीखता है तो कुछ भी लिख देता है और अपने विरोधियों को चिट्ठी लिख देता है, ठीक है। चलिए इसके बारे में जानेंगे, एक बार नोट कीजिए इसे। चलिए मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा, एक व्यक्ति हुआ करता था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इसामी, ठीक है। एक व्यक्ति, एक राइटर है, कौन सा, इसामी। इसामी लेखक है, वह बताता है कि मोहम्मद बिन तुगलक क्या था, खूनी व रक्त का प्यासा था, है ना। रक्त खूनी भी था और रक्त का पिपासु भी था, यानी रक्त का प्यासा था। किसका, दिल्ली के लोगों का। साथियों ये जो दिल्ली के लोग हुआ करते थे, एक दिल्ली में फेमस गाली चलती है, और आप जानते होंगे फेमस गाली कौन सी चलती है। तो ये लोग क्या किया करते थे कि एक पत्र के माध्यम से गालियां लिखकर किसको, मोहम्मद बिन तुगलक को भेजा करते थे। तो भाई मेरे, तुम सम्राट को अगर तुम गालियां लिखकर, ठीक है, अगर तुम सम्राट को गालियां लिखकर भेजोगे तो वो कहां ना कहां तक बात सही है। तो व्यक्ति जब इसको गालियां भेज जाती थी तो व्यक्ति बहुत ज्यादा चिढ़ जाता था और ये कहता था कि मैं दिल्ली के लोगों का खून पी जाऊंगा। तो दिल्ली के लोग मेरे प्यारे बच्चों क्या किया करते थे, है ना, इसको पत्र के माध्यम से गालियां लिखकर भेजते थे। तो इसामी कहता है कि इसी वजह से ये रक्त का प्यासा था और खूनी प्रवृत्ति का इंसान था, ठीक है। जबकि ऐसी बात नहीं है भाई। देखो सामान्य सी बात है, ज्ञान की बात बहुत लोग कर लेते हैं, लेकिन अपने गुस्से पर कंट्रोल 99.99% में से सिर्फ 0.01% ही अपने लोग गुस्से पर कंट्रोल कर पाते हैं, ठीक है। दबता कौन है, आज मैं बता रहा हूं आपको, जो कमजोर होता है, ठीक है। ना है जाति वाला दबता, ना है कोई ऊंची बिरादरी वाला दबता, ना ही कोई और दबता। दबता कौन है, जो आर्थिक रूप से कमजोर होता है, जिसके घर में खाने को अनाज नहीं होता, ठीक है। मतलब कहने वाली बात है, हाँ काफी हद तक हम अपने गुस्से पर कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन सामने से आकर कोई हमसे एक दो बात कह रहा है, हम कंट्रोल कर लेंगे, मानव की प्रवृत्ति होती है। लेकिन बार बार वो व्यक्ति हमसे कुछ कह रहा है तो हम अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर सकते, चाहे मैं हूं चाहे आप हैं, ठीक है। तो भाई मेरे कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा फैक्ट मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं, आप इनको कंठस्थ रूप से पढ़ेंगे और निश्चित आपको ये आपकी मंजिल की एक बहुत बड़ा मंजिल में एक मील का पत्थर साबित होगी। ये हिस्ट्री पहले वाली ज्योग्राफी क्लास है, आगे चलेगी पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक, जीके और जनरल साइंस की क्लासेस, ठीक है। चलिए, तो आपने जाना इसामी के बारे में। इसामी बताता था कि रक्त का प्यासा था, रीजन ये था कि दिल्ली के लोग इसे गालियां लिखकर भेज देते हैं ना, तो इसलिए, ठीक है। चलिए ये था फैक्ट, ठीक है। चलिए अब आगे जानेंगे इसके मोहम्मद बिन
राजनीतिक, मोहम्मद बिन तुगलक के मेरे प्यारे बच्चों क्या है, राजनैतिक व प्रशासनिक कार्य, राजनीतिक व प्रशासनिक कार्य। तो मोहम्मद बिन तुगलक के राजनीतिक व प्रशासनिक कार्य। तो मोहम्मद बिन तुगलक के राजनीतिक व प्रशासनिक कार्यों के बारे में बात करते हैं साथियों। इस व्यक्ति ने देखो, अगर कहीं उपज हो रही है तो ऋण टैक्स तो लगाएगा ना। इस व्यक्ति ने सोचा, इसने दोआब, दोआब क्षेत्र में क्या कर दी, कर वृद्धि कर दी। और दोआब का आप सभी मतलब जानते हैं, दोआब का मतलब क्या होता है कि दो नदियों के बीच पड़ने वाला क्षेत्र, जैसे कि रचना दोआब, रावी तथा चिनाब नदी के बीच पड़ने वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, रचना दोआब। सिंधु सागर दोआब, सिंधु तथा झेलम नदी के बीच पड़ने वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, सिंधु सागर दोआब। ठीक है, तो इसने साथियों पहला कार्य किया, तो प्रशासनिक कार्यों में इसने पहले कार्य किया दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि। तो साथियों इसकी जो दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि, साथियों आपको नोट्स मिले हैं, नोट्स के द्वारा आपको क्लास भी अटेंड करनी चाहिए। जो भी टॉपिक चल रहा है सर्च करेंगे, है ना, कोई भी टॉपिक डालेंगे, ज्योग्राफी भाई उत्तम सर या फिर कुछ भी डालेंगे, ठीक है, आपको वो आपके जेई क्लासेस के यूट्यूब चैनल या एप्लीकेशन पर वो सारे के सारे टॉपिक बाई क्लास आपको मिल जाएंगे। अगर नोट्स के साथ जेई क्लास के साथ पढ़ेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बड़े ही डिटेल में और बड़े ही अच्छे तरीके से जो आपके किसी भी एग्जाम में आने के लिए जो वनडे एग्जाम होते हैं, बड़ी बेहतरीन कार्य होती है ना। और जेई लेवल तो बाहर जाने के वाला नहीं है, ठीक है। हाँ देखो 1-2% सवाल जा सकते हैं, 2-4% संभव सी बात है, क्योंकि हम एग्जामिनर नहीं है, हमारे द्वारा सारे क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। लेकिन काफी हद तक कोशिश की गई है कि ज्यादा से ज्यादा आपको करा पाए। तो क्या कहता है इसने साथियों, दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि की थी कब, 1325 ईस्वी में। कब की थी मेरे प्यारे बच्चों, 1325 ईस्वी में। साथियों इसने दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि कर दी कब, 1325 ईस्वी में। साथ ही इसके साथ एक घटना घटित हुई, जैसे ही इसने दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि करी तो इसके शासनकाल में क्या पड़ गया साथियों, अकाल पड़ गया। अब वहां तो बेचारे ने टैक्स लगाया है, कर में वृद्धि करी है, फिर क्या पड़ गया, अकाल पड़ गया। अकाल पड़ेगा तो फिर जो किसानों के लिए इसने राहत सामग्री की बात की और एक विभाग बना दिया गया। क्या बना दिया गया, दीवान ए कोही, दीवान ए कोही, कृषि विभाग। किसानों की आर्थिक सामाजिक व वित्तीय सहायता करेगा ये दीवान ए कोही। तो हार के इस व्यक्ति को एक विभाग बनाना पड़ा इसकी रख रखाव, इसकी सुरक्षा के लिए, दीवान ए कोही। ठीक है, आगे इसने दूसरा काम किया साथियों के राजधानी को देवगिरी स्थानांतरण। राजधानी कहां से ले गया, दिल्ली से, या राजधानी अपनी कहां पर ले गया मेरे प्यारे बच्चों, दिल्ली से राजधानी ले गया ये कहां पर, देवगिरी। कब ले गया था, 1326 ईस्वी में, और 1327 ईस्वी में ये वापस ले आया। ठीक है, तो 1326 में ले गया था, 1327 ईस्वी में ये व्यक्ति वापस ले आया। साथियों यहां पर जाना, राजगिर राजधानी क्या करा, पहले इसने राजधानी गई, फिर देवगिरी, देवगिरी का नाम बदलकर इसने क्या कर दिया गया, दौलताबाद कर दिया गया। तो देवगिरी का अगर इसने नाम बदला तो क्या कर दिया गया, दौलताबाद नाम कर दिया गया, किसका, देवगिरी का। अब साथियों इसने देवगिरी का नाम क्या कर दिया गया, दौलताबाद कर दिया गया। तो आगे बहुत समस्याएं आई इसके लिए, है ना। तो वापस से राजधानी दिल्ली ले आया, क्योंकि वहां से नियंत्रण नहीं कर पा रहा था। वास्तव में बात है साथियों, अगर तुम्हें संपूर्ण भारत पर वो करना है तो आपको उत्तर भारत में होना आवश्यक है, क्योंकि दक्षिण भारत में आपके कोई ऐसे देश नहीं पड़ते कि जहां पर आप नियंत्रण रखने की कोई ज्यादा आवश्यकता हो। लेकिन उत्तर भारत में एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ चाइना और एक तरफ बांग्लादेश, तो आपको दिल्ली या फिर उत्तर प्रदेश, हरियाणा जैसे इलाकों में या मध्य प्रदेश में भी राजधानी बनानी ही पड़ेगी। तो दिल्ली में बनाना सबसे उचित समझा, पहले भी थी, ठीक है। चलिए, इसने साथियों तीसरा काम किया, पहले तो दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि कर दी, और दूसरा काम क्या किया, देवगिरी को राजधानी बना लिया। फिर साथियों इसने
क्या जारी की? संकेतिक मुद्रा। संकेतिक मुद्रा जारी की। संकेतिक मुद्रा क्या की इसने साथियों? जारी की। 1329-30 में क्या किया साथियों? इसने संकेतिक मुद्रा जारी की। तो कब की? 1329-30 में। साथियों संकेतिक मुद्रा के बारे में जानेंगे। इसने संकेतिक मुद्रा जारी की साथियों, वहां पर चांदी के जो साथ चांदी की पहले टका चलता था, उसमें जो सल्तनत काल में चांदी का टका और तांबे का जो जीतल चलाया था, ठीक है। ये इसने जो चीनी हुआ करते थे, उसी ने सब भारत में सबसे पहले, सॉरी, संकेतिक मुद्रा जो कागज की नोट चलाए थे वो चीनियों ने चलाई थी सबसे पहले, ठीक है। तो संकेतिक मुद्रा जारी करने में, जैसे भारत अगर संकेतिक मुद्रा चालू ना करे और 2000 रुपए का क्या हो? नोट हो, ठीक है। 2000 रुपए का अगर नोट होता है तो मैक्सिमम कॉस्ट उसकी कितनी पड़ती है? 3 रुपए कुछ पड़ती है, ठीक है। तो उसके मुद्रा के सोने के उतार चढ़ाव से उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर वो मुद्रा चांदी, सोने या सिल्वर की हो, दाम घटेगा तो मुद्रा भी घटेगी और दाम बढ़ेगा तो मुद्रा भी बढ़ेगी। ठीक उसी प्रकार जब मार्केट में इसने क्या किया साथियों, जब चांदी का टका चलता था तो चांदी के जो भंडार क्या हो गए? कम हो गए और चांदी का रेट बढ़ गया। तो लोग चांदी को स्टोर करने लगे। तो फिर इसने सोचा कि चांदी की मुद्रा ना बनाकर एक संकेतिक मुद्रा बनाई जाए, जिससे मुद्रा के उतार चढ़ाव पर कोई फर्क ना पड़े। जैसे सोने की मुद्रा बना दी, भाई सोने का रेट बढ़ गया तो मुद्रा जिसके पास रखी है कुछ लोगों को पता ना होगा तो व्यापारी लोग क्या करेंगे? स्टोर करेंगे। तो इसने संकेतिक मुद्रा जारी की, ठीक है। आगे इसने क्या किया साथियों? अगला क्या किया? खुरासन पर आक्रमण। चौथा, खुरासन पर आक्रमण मेरे प्यारे बच्चों कब किया? 1330 से 31 के समय। कब किया? 1330 से 1331। क्रम वाइज बता रहे हैं, ठीक है। साथियों यहां पर जानेंगे हम किस पे? खुरासन के आक्रमण के बारे में, ठीक है। साथियों लगभग 2,75,000 की सेना थी। 2,75,000 की सेना इसने संगठित कर ली खुरासन पर आक्रमण करने के लिए। इसने मिस्र के राजा को साथ लिया, चीन के राजा को साथ लिया और स्वयं शामिल होकर यह आक्रमण करना चाह रहा था खुरासन पर, ठीक है। लेकिन चीन के राजा को तभी राजगद्दी से हटा दिया गया। तो साथ ही जब चीन के राजा को राजगद्दी से क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। तो फिर इसने खुरासन पर आक्रमण नहीं किया और वो आक्रमण पूरी तरह से क्या हो गया? विफल हो गया। तो साथियों वो आक्रमण कैसा हुआ? पूरी तरह से विफल हो गया जब इसने वहां पर खुरासन पर आक्रमण किया। ना तो चीन का राजा तो हटा दिया तो साथ नहीं आया और मिस्र का राजा भी साथ नहीं आया, फिर अकेले ने। और लगभग जो 2,75,000 की जो सेना हुआ करती थी उसको इसने 1 साल का क्या दिया? वेतन दिया। इसी कारण से 1 साल का पहले जो एडवांस वेतन देने के कारण साथियों इसके राजकोष में कमी आ गई। तो एक विपदा इस पर एक ये पड़ी थी, ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे साथियों हम पांचवा कौन सा है? कराचल पर आक्रमण, ठीक है। तो बाद में साथियों ये कहां पहुंचा? कराचल पर आक्रमण। कराचल पर आक्रमण, कराचल पर आक्रमण। साथियों कराचल पर आक्रमण कब किया इसने? 1337 से 1338 में। कब किया? 1337 से 1338 ईस्वी में। साथियों बहुत ज्यादा सेना लेकर ये तिब्बत के ऊपर पड़ता है कराचल, ये वहां की तरफ बढ़ने लगा है ना। और तिब्बत में हिमाचल प्रदेश जैसी बड़ी बड़ी क्या है? ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, ठीक है। जब ये अपनी सेना लेकर बढ़ रहा था तो प्राकृतिक आपदाओं के कारण, भूस्खलन के कारण, बर्फ गिरने के कारण, ठीक है, इससे आधे से ज्यादा सैनिक क्या थे साथियों? मारे गए। तो बिना आक्रमण के ही इसको निराश होकर वापस लौटकर आना पड़ा। इसके अधिकांश सैनिक वहां पर मारे गए थे। तो मतलब देखो आप देख पा रहे हैं कि दोआब क्षेत्र में इसने कर वृद्धि की। तो साथियों इसके साथ क्या हुआ कि अकाल पड़ गया, है ना। फिर दीवान एक कोही कृषि विभाग की स्थापना करनी पड़ी। राजधानी को देवगिरी स्थानांतरण, फिर यह असफल साबित हुआ। किस कारण से? किस कारण से साबित हुआ? क्योंकि वहां से ही अपने साम्राज्य कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। सांकेतिक मुद्रा जारी की।
रीजन क्या था? सांकेतिक मुद्रा जारी करने का थोड़ा सा सुधार हुआ, सांकेतिक मुद्रा से फायदा हुआ, लेकिन कुछ लोग फर्जी छापने लगे। वहां भी तो दिक्कत आती है, क्योंकि सोने के सिक्के फर्जी थोड़ी छाप लोगे, सोना तो सोना होगा, पहचान में आ जाएगा, है ना। और कुछ लोग स्मार्ट होते हैं, बीच में डाल दिया और ऊपर से सोने का, तो वो ना पहचानने वाले, सम्राट की मोहर लगेगी। ठीक है। और कुछ लोग इतने छोटे होते हैं कि मोहर बना लेते हैं, आजकल फोटोस्टेट से मोहर बना रहे हैं। ठीक है। खुरासन पर आक्रमण किया तो चीन का सेना 2,75,000 सेना, 1 साल का उन्हें वेतन दे दिया पहले ही, लेकिन चीन का जो राजा था उसे हटा दिया गया, तो फिर से ये गिर गया। करांचल पर आक्रमण किया, तिब्बत के पास करांचल पर, तो साथ ही क्या हुआ? प्राकृतिक आपदा आई, तो ये फिर से क्या हुआ? पूरी तरह से फेल हुआ। और प्राकृतिक आपदा, बर्फ गिरने के कारण बहुत से लोगों की क्या चली गई, इसमें जान चली गई। तो साथ ही से एक पॉइंट नोट करेंगे, स्क्रीन शॉट लेंगे इसका। चलिए साथियों, आगे बात करते हैं साथियों। इसके समय तीन जो बड़े सल्तनत हैं उनकी स्थापना हुई। सबसे पहली जो है विजयनगर साम्राज्य, हरिहर तथा बुक्का नामक, है ना। बहमानी साम्राज्य, हसन गंगू और मदुरई साम्राज्य की स्थापना की। तो इसके शासनकाल में लगभग जो दक्षिण भारत वाला हिस्सा था वो इससे छूट गया था। ठीक है। तो इसके समय पर ही कौन सा था? विजयनगर साम्राज्य, तो कर्नाटक का हम्पी जिसकी राजधानी है ना। क्लियर करके लिखेंगे, विजयनगर साम्राज्य, बहमानी साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, बहमानी साम्राज्य व मदुरई जैसे स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई। ठीक है। साथ ही ये बहुत भली भांति जानता था, लेकिन इसके कारण साथियों ये बहुत लोगों को भली भांति जानता था, जो उलेमाए कहते थे। उलेमा हमेशा इनके इसके जो कार्य करता था उसमें हस्तक्षेप किया करते थे। उलेमाओं के दबाव में आकर इसने बहुत सारे कष्टों को, सॉरी, जो टैक्स हुआ करते थे उनको माफ कर दिया था। ठीक है। चलिए, है ना। इसने जजिया को भी समाप्त कर दिया था, इसने जजिया कर को भी समाप्त कर दिया था, लेकिन बाद में फिरोज शाह तुगलक आया, उसने जजिया को लागू कर दिया। ठीक है। उस्र तथा खराज नामक दो टैक्स हुआ करते थे, ये उनको सिर्फ वसूलता था, उस्र तथा खराज को ये वसूलता था, बाकी ये किसी भी टैक्स को नहीं वसूलता था। ठीक है। तो इसने, अगर बात करें उलेमाओं के कहने पर, इसने उस्र तथा खराज को छोड़कर सभी कर माफ कर दिए थे। ठीक है। क्या करा था? सभी कर माफ कर दिए थे। साथियों आगे जानेंगे हम किसके बारे में? फिरोज शाह तुगलक। उससे पहले इसकी मृत्यु जान लेते हैं, क्योंकि इसका अंत करेंगे तभी हम उसके बारे में चलेंगे। तो दिन था 20 मार्च 1351। 20 मार्च 1351 के दिन थट्टा में क्या हो जाती है? इसकी मृत्यु हो जाती, किसकी? मोहम्मद बिन तुगलक की, है ना। तो इसकी मृत्यु कब हो जाती है?
20 मार्च 1351 ईस्वी को भट्टा में इसकी मृत्यु हो जाती है। और साथ ही इसका जो भाई हुआ करता था फिरोज शाह तुगलक, चचेरा भाई हुआ करता था। इसके जो पिता का भाई हुआ करता था, रज्जब खां का पुत्र था फिरोज शाह तुगलक, वो बना इसका उत्तराधिकारी, वो बनता है इसका उत्तराधिकारी। तो मृत्यु कब हो जाती है? 20 मार्च 1351 ठट्टा में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। उलेमाओं कहने पर इसने उसर व खराज को छोड़कर सभी कर माफ कर दिए थे। इसके पश्चात ही विजयनगर साम्राज्य, बहमानी साम्राज्य, इसके समय पर ही विजयनगर, बहमानी साम्राज्य और मदुरई जैसे स्वतंत्र स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई थी। अगर मैं इनको करना चाहूं, मैं बताना चाह रहा हूं, पहला कौन सा है? विजयनगर साम्राज्य। दूसरा कौन सा है? बहमानी साम्राज्य। और तीसरा कौन सा है? मदुरई। सिर्फ दो 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 कर लगाए थे इसने, खराज अंतिम समय पर इसने 2 कर ही छोड़े थे, बाकी करों को इसने माफ कर दिया था। और 20 मार्च 1351 के दिन था जब इस व्यक्ति क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। चलिए, अच्छा साथियों, अगर हम बात करें कि हिंदुओं का एक त्योहार हुआ करता था, ये हिंदुओं के एक त्योहार में भाग लेता था, और हिंदुओं के किस त्योहार में भाग लिया करता था, तो नोट करके लिखेंगे ये होली में भाग लिया करता था। आपको पता होगा कि हिंदुओं के प्रमुख त्योहार ये होली में भाग लिया करता था। ठीक है, चलिए, हिंदुओं के त्योहार मुख्यतः ये है होली में भाग लिया करता था। ठीक है, तो नोट करके यहां पे हमने एक बात लिखी है ना, नोट ही रहने देंगे। ठीक है, और मैं इसे बड़े वाले कोष्टक में बंद कर रहा हूँ क्योंकि दिक्कत ना आनी चाहिए कोई। ठीक है, चलिए, पूछा जाएगा दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा शासक था जो क्या किया करता था? हिंदुओं के त्योहारों में भाग लिया करता था। वो था आपका मोहम्मद बिन तुगलक। हिंदुओं का जो त्योहार हुआ करता था होली में, ये भाग लिया करता था। साथ ही इसे नोट करते चलेंगे और आगे चलेंगे हम किसी तरफ? फिरोज शाह तुगलक की तरफ। ये जो चुनिंदा फैक्ट है ना, आप कहीं से भी कंपेयर कर लेना, अगर इससे ज्यादा और बेहतरीन कंटेंट आपको पता होगा ना, एक बार कंपेयर अवश्य करना। और अगर क्लास ले रहे हो, क्लास लेना सब पूरी तरीके से, पूरी क्लास लो, कंप्लीट क्लास लो, और सारी चीज़ों को पॉइंट नोट करो। एक बार क्लास के बाद नोट्स प्रेफर करो, उसके बाद अपनी जो प्रेफरेंस बुक है उसके साथ पढ़ो, तो दिन में 2 बार रिवीजन हो जाएगा, तो चीज़ें यहाँ पढ़ेंगी। वो कहते हैं ना साथियों कि स्कूल की तो दीवारें भी सिखाती हैं, क्योंकि दीवारों के सहारे बैठे रहोगे तो कानों में आवाज़ जाएगी, लेकिन घर में बैठे रहोगे तो क्या ही आवाज़ जाएगी। ठीक है, ठीक उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखेंगे और दिन में 2 बार पढ़ेंगे, तो आप भीड़ से अलग छट जाएंगे। ठीक है साथियों, लाखों में फार्म भरते हैं, लेकिन सिलेक्शन होता है किस पर? हजारों में सिर्फ, है ना। हजारों में कहीं पर 100 वैकेंसी होती है, कहीं पर 200 वैकेंसी होती है ना। एसएससी जेईई में ज्यादा वैकेंसी होती है। यूपी ट्रिपल एस जेईई में रिसेंटली सिविल लगा के 1400 वैकेंसी थी, सारी लगा के पिछले वाले एग्जामों में। तो मतलब वही है कि 1400 सिलेक्शन क्यों होते हैं आखिर? क्योंकि वो तन मन धन से वो 1400 बच्चे हैं, लेकिन आपको उन्हीं को फाइट करना है। ठीक है, आपको मेहनत करनी है और आपको उनसे ज्यादा नंबर लेकर आने हैं, तभी वो वीट होंगे। ठीक है, मतलब देखिए, अगर मैं तुम्हारे बारे में तुम्हारी औकात बता दूंगा, अगर तुम मुझे अपना दुश्मन बता दोगे, ठीक है, तो वो कहते हैं ना कि अगर तुम अब अपना दुश्मन बता दोगे, अब मान के चलो कि एक चपरासी है तुम्हारा दुश्मन, ठीक है ना। चपरासी एक सम्मानीय पद होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कहने की बात है कि एक छोटा व्यक्ति क्या है तुम्हारा, माफी चाहूंगा इसके लिए, कि छोटा व्यक्ति क्या है, एक तुम्हारा दुश्मन है। ठीक है, तो तुम्हारी स्ट्रेंथ पता पड़ जाएगी, तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है, कम है। और अंबानी अगर तुम्हारा दुश्मन है, तो आपको पता पड़ जाएगी तुम्हारी एक स्ट्रेंथ क्या है। दुश्मनी का मतलब ये नहीं होता कि आप उसे पराजित करें, है ना। आप उससे कुछ मान सकते हैं तो ऐसा मान सकते हैं कि उससे ज्यादा पढ़ें, उससे ज्यादा लिखें, उससे ज्यादा कारोबार करें, और उससे आगे निकल कर दिखाएं। ठीक है, चलिए नोट कीजिए और फिर चलते हैं 1 मिनट पानी पीने के बाद। कहां पर? फिरोज शाह तुगलक पर।
चलिए साथियों, चलते हैं हम आगे किस पे, फिरोज शाह तुगलक। गुलाबी है ना, किसको, फिरोज शाह तुगलक। कितने वर्षों से शासन किया, 1351 से 1388 ईस्वी। सबसे ज्यादा शासन किया था इसने कब से, 1388 ईस्वी। ठीक है चलिए, 1351 से 1388 ईस्वी। यहाँ पर जाना हमने फिरोज शाह तुगलक के बारे में, किसके बारे में, फिरोज शाह तुगलक के बारे में। ठीक है साथियों, जैसे ही दिल्ली सल्तनत खत्म होती है हम आप शुरू कर देंगे मुगल साम्राज्य, क्योंकि दिल्ली सल्तनत से भी बहुत सवाल आते हैं और मुगल साम्राज्य से भी बहुत सवाल आते हैं। ठीक है चलिए, देखो साथियों, ये जो हुआ करता था, एक जो बेटा था ये हिंदू माँ के गब गब सॉरी गर्भ से पैदा हुआ था। ये जो हुआ था किसके, एक हिंदू माँ के गर्भ से पैदा हुआ था, है ना। और उस माँ का नाम क्या था, बीबी जैला, है ना, बीबी जैला नामक हिंदू स्त्री के गर्भ से पैदा हुआ था। तो ऐसा कह सकते हैं साथियों, ये मूल रूप से भारतीय था। मतलब कैसा, उस व्यक्ति को हम मूल रूप से आज भी भारतीय कह सकते हैं जिसके माता या पिता में से कोई एक भारत का मूल निवासी हो या फिर भारत का स्थायी निवासी। जैसे आप हिंदू माता पिता का, मुस्लिम भी हो, सिख हो, ईसाई हो, लेकिन वो जन्म से भारत की हो बचपन से ही, तो उसका अगर विदेश में भी रह रही है, उसका बेटा भी हो जाए और विदेश की नागरिकता ना ले, और बाप जहां अमेरिका वाला है, तो वो क्या कहलाएगा, जन्म से भारतीय कहलाएगा। स्त्री गर्भ से पैदा हुआ था, इसलिए ऐसे बोला जाता है कि जन्म से भारतीय था। साथियों, इस व्यक्ति ने जैसे ही सिंहासन बैठा 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर दिया। तो क्या किया था, 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर दिया। इस व्यक्ति ने क्या किया मेरे प्यारे बच्चों, 24 कष्टदायक समों को समाप्त कर दिया। तो क्या किया इसने, 24 कष्टदायक करों को, तो क्या किया था इसने, 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर दिया। तो इस साथ ही इसने क्या किया कि 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर लिया, है ना। सिर्फ ये कौन कौन से कर लिया करता था, जजिया, गैर मुस्लिम धार्मिक कर, तो सभी को पता है गैर मुस्लिम धार्मिक कर। चलिए, थोड़ा जल्दी लिख रहे हैं तो हाथ लग रहा है, ठीक है। तो जजिया क्या हुआ करता था, गैर मुस्लिम धार्मिक कर। और जजिया की बात करें, एक हुआ करता था कौन सा, जकात। यह हुआ करता था मेरे प्यारे बच्चों, मुस्लिम धार्मिक कर। ये क्या क्या हुआ करता था, मुस्लिम धार्मिक कर, है ना। राज क्या हुआ करता था, गैर मुस्लिम, क्या हुआ करता मेरे प्यारे बच्चों, गैर मुस्लिम कृषि कर। ठीक है, अब एक हुआ करता था साथियों आपका उस्र। उस्र नामक जो कर हुआ करता था, मुस्लिम ना, मुस्लिम कृषि कर। तो क्या हुआ करता था, मुस्लिम कृषि कर। तो ये है ना। और एक ये एक और टैक्स वसूलता था, एक था खुम्स। खुम्स है ना, तो कौन सा, खुम्स। वैसे खुम्स तो इसने वसूल ही ना पाया, है ना, आक्रमण किए ये जीत नहीं पाया, सिर्फ एक मंदिर को जीत पाया था। ठीक है, तो खुम्स है ना, खुम्स। खुम्स क्या हुआ करता था, लूटे हुए धन पर कर। तो ये क्या हुआ करता था, लूटे हुए धन पर कर। तो साथियों, ये लूटे हुए धन पर कर, साथियों यहां पर हमने देखा कि ये सिर्फ कितने प्रकार के कर वसूलता था,
5 प्रकार के कर वसूलता था और एक इसने नया सिंचाई कर लगाया था जो कि कुल उपज का 1/10 भाग लिया जाता था। कितना? क्योंकि इसने सिंचाई के लिए 5 नई नहरें बनाई थी। भाई संभव सी बात है, नहर बनाएगा तो टैक्स रेट तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। जो रोड बनाएगा नितिन गडकरी, तो टोल तो लगेगा ही लगेगा। गांव में सफाई हो रही है तो प्रधान जी टैक्स लगाएंगे 100 रुपए का, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन गांव में सफाई रहनी चाहिए। टैक्स देने में समस्या नहीं होगी और आपका प्रधान अगर ईमानदार होगा तो ठीक है। चलिए, जजिया कैसा था? गैर मुस्लिम धार्मिक करता। जकात कैसा था? मुस्लिम धार्मिक करता। खराज कैसा था? गैर मुस्लिम कृषि करता। उसर कहता था मुस्लिम कृषि करता। खुम्स कहता था लूटे हुए धन पर करता। ठीक है साथियों, इसने एक कर लगाया था और उस कर का नाम था वली। कौन सा था? वली, है ना। वली के बारे में अगर मैं बताना चाहूं तो कैसा था? नवीन कर, है ना। एक तरह का कौन सा था? सिंचाई कर। सिंचाई कर। ये उपज का कितना लिया जाता था? उपज का 1/10 भाग। तो ये वली कर हुआ करता था, ये नया कर लगाया था किसने? फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। नवीन कर जो वली कर हुआ करता था, किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। आपके स्क्रीन के सामने है, वली कर जो लगाया था किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। सिंचाई कर, उपज से सिंचाई कर था और ये कितना लिया जाता था? कोमा लगा के लिखेंगे, उपज का 1/10 भाग लिया जाता था। एक प्रकार का नवीन कर हुआ करता था, ये आपका वली नामक कर। चलिए साथियों, ये सारे जो पॉइंट है फिरोज शाह तुगलक के बारे में। बीवी जला नामक हिंदी स्त्री के गर्भ से पैदा हुआ और 24 जैसे ही गद्दी पर बैठा 24 कष्टदायक करों को इसने समाप्त कर दिया। सिर्फ लगभग ये 6 कर वसूलता था। ठीक है, जजिया, जकात, खराज तथा उस्र, खुम्स, है ना। यहां पर आप जान चुके हैं किस किस प्रकार ये कर हुआ करते थे। लोगों को कंफ्यूजन होती है किस प्रकार के धार्मिक कर कैसा करता, तो नोट कर सकते हैं। देखो भाई, पढ़ना तो पड़ेगा, दिन रात एक करनी पड़ेगी अगर सिलेक्शन चाहिए तो। आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको भीड़ में शामिल होना है या भीड़ से अलग शामिल होना है। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इसे, इसकी नोट लीजिए जो भी करना है आपको। चलिए साथियों, इसने सबसे पहले बैठते ही क्या लगाए? एक इसका सबसे बड़ा था कि इसने क्या लगाए? 1200 बाग लगाए, है ना। 1200 बाग लगाए इस व्यक्ति ने। गद्दी पर बैठते इस व्यक्ति ने सबसे पहले काम क्या किया? 1200 बाग लगाए। ठीक है, कुछ सिंचाई के लिए कितनी नहरें बनवाई थी? सिंचाई के लिए, सिंचाई के लिए 5 नई नहरों का निर्माण। इस व्यक्ति ने सिंचाई के लिए 5 नई नहरों का निर्माण कराया, तभी इसने लगाया था एक वली नामक कर जो उपज का 1/10 भाग लिया जाता था। पूंजाए फिरोज शाह तुगलक के शासन काल में वली किससे संबंधित है? तो एक प्रकार से सिंचाई कर जो 1/10 भाग लिया जाता था। ठीक है, चलिए आगे शुरू करते हैं। इसने प्रमुख नगरों की स्थापना की। अब साथियों, प्रमुख नगरों की स्थापना की, तो प्रमुख नगरों में हम जानेंगे वो प्रमुख नगर कौन से हैं, है ना। हिसार, फिरोजा, जौनपुर और फिरोजाबाद। कौन सा मेरे प्यारे बच्चों? फिरोजाबाद। ये क्या था फिरोजाबाद? इसको सर्वाधिक प्रिय था, सर्वाधिक प्रिय। फिरोजाबाद कैसा था? इसको सर्वाधिक प्रिय था। साथियों, फिरोजाबाद वर्तमान का फिरोज शाह कोटला वहीं पर पड़ता है, तुगलकाबाद के पास है फिरोजाबाद। ये फिरोजाबाद यूपी वाला नहीं है, फिरोजाबाद पड़ता है कहां पर? दिल्ली पर, है ना। इसने बहुत सारे नगरों की स्थापना की थी, जिसमें सबसे ज्यादा इसको नगर पसंद था
फिरोजाबाद। इसने बहुत सारे क्या की थी, नगरों की स्थापना की थी। ठीक है साथियों, इसकी एक महत्वपूर्ण सबसे बड़ी गलती जो मुझे लगती है कि इसने सैनिकों के पदों को क्या कर दिया, वंशानुगत कर दिया, जो कि कालांतर में इसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। मतलब इसका कहना यह तक था कि आप सोच सकते हैं, आज भी अगर किसी भी सैनिक या किसी भी पुलिस या फिर किसी भी सरकारी विभाग का कर्मचारी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार वाला जो कुशल व्यक्ति होगा, जो उस नौकरी के लिए शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ होगा, उसे वो नौकरी प्रदान की जाएगी रिजर्वेशन कोटे के द्वारा। लेकिन इसका कहना क्या था कि जब किसी व्यक्ति का क्या हो जाए, वृद्ध हो जाए, तो वो अपने बेटे को भेज सकता है, अपने दामाद को भेज सकता है, मतलब वो किसी व्यक्ति को भेज सकता है। और अगर घर परिवार में कोई भी व्यक्ति ना हो तो कितने अचंभे की बात है, वो अपने गुलाम को भी नौकरी पर भेज सकता है। ये तो वही बात हो गई कि कुतुब, ये जो फिरोज शाह तुगलक सैलरी दे रहे हैं कितनी, 20,000, और मतलब आगे कोई सैनिकों की भर्ती नहीं होगी, तो नए लोगों को मौका ना मिलना कहां तक सही है। ठीक है, तो ये इसकी सबसे बड़ी भूल थी। ठीक है, तो क्या किया था इसने, सैनिकों के पदों को वंशानुगत कर दिया था। क्या कर दिया था, सैनिकों के पदों को इसने क्या कर दिया बच्चों, वंशानुगत कर दिया। किसने, और मैं वंशानुगत का यहां पर मतलब समझा चुका हूं कि वंशानुगत किस तरीके से किया। ये व्यक्ति चाहता ही यही था। क्या चाहता था मेरे प्यारे बच्चों, सॉरी, है ना, इसने एक ये भाई, वो वृद्ध हो गया तो उसका बेटा आए, बेटा ना हो तो चाचा का छोरा आ जाए, चाचा का छोरा ना हो तो क्या आ जाए, दामाद आ जाए, और दामाद भी ना हो तो वो अपने गुलाम को भेज सकता है। मतलब नए सैनिकों की नियुक्ति को इसने पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया। ठीक है, चलिए चलिए आगे जानेंगे हम। इसके कुछ कल्याणकारी कार्य भी किए इस व्यक्ति ने, अपने क्या किए, कल्याणकारी कार्य भी किए, है ना। इसके कल्याणकारी, इसने एक विभाग बनाया, क्या, दीवान ए बंदगान, है ना। साथियों, दीवाने बंदगान जो था, एक विभाग बनाया किसके लिए, मजदूरों के लिए। तो किसके लिए बनाया, मजदूरों के लिए बनाया दीवान ए बंदगान, है ना। दूसरा एक और विभाग बनाया इसने, दीवान ए खैरात। ये जो दीवान ए खैरात था मेरे प्यारे बच्चों, ये जो बनाया था, मैं इसे दूसरी कलर में लिखूंगा दोनों को ही, है ना, मैं मिटाऊंगा इसे। तो किसने बनाया, मजदूरों के लिए। ये बनाया साथियों विधवा व अनाथ स्त्रियों के लिए। किसके लिए बनाया, विधवा व अनाथ स्त्रियों के लिए। तो किसके लिए बनाया, विधवा व अनाथ स्त्रियों के लिए इसने विभाग बनाया दीवान ए खैरात। किसके लिए, विधवा व अनाथ स्त्रियों के लिए। दीवान ए बंदगान इसने किसके लिए बनाया, मजदूरों के लिए। साथियों, इसने एक आगे चलकर विभाग बनाया रोजगार दफ्तर। किसके लिए बनाया, रोजगार दफ्तर, है ना। अब रोजगार दफ्तर के बारे में बताने की आवश्यकता है। रोजगार दफ्तर नामक एक विभाग बनाया जो इसकी, इसके लिए जो व्यक्ति क्या है, बेरोजगार हैं, है ना। फिर इसने चौथा विभाग बनाया दारुल सिफा, या फिर सिफा खाना।
देखो साथियों, अगर आप गांव से हैं, आपके आसपास कुछ लोग जर्रा वर्रा टाइप के जो लोग रहते हैं, उनकी दुकान पर लिखा होता है सिफा खाना, है ना। तो एक तरह का ये सिफा शब्द यहीं से आया, दारुल सिफा, है ना। इसका मतलब होता है एक खैराती अस्पताल। एक ऐसा अस्पताल का निर्माण किया था इसने जहां पर गरीब और जो अनाथ लोग हैं, विधवा स्त्रियां हैं, उनका फ्री में क्या हो सके, इलाज हो सके। अंतिम जो पॉइंट है, अंतिम जो विभाग है, वो मैं आपको दूंगा, आप बताएंगे किससे संबंधित था। नहीं तो अगली क्लास में मैं आपको ये पूरा का पूरा बताऊंगा कि कौन सा विभाग था। चलिए, पांचवा था साथियों आपका दीवान ए इस्तिहाक। तो कौन सा था मेरे प्यारे बच्चों? दीवान ए इस्तिहाक। इसकी कल्याणकारी कार्य, इसने एक विभाग बनाया किसका? दीवाने बंदगान मजदूरों के लिए, दीवाने खैरात विधवा महिलाओं अनाथ स्त्री के लिए। रोजगार दफ्तर दफ्तर बनाया किसके लिए मेरे प्यारे बच्चों? रोजगार दफ्तर बनाया जो बेरोजगार युवा है उनके लिए। दारुल सलूम नामक इसने खैराती अस्पताल खोला, और वो खैराती अस्पताल किसके लिए खोला मेरे प्यारे बच्चों? जो गरीब लोग हैं उनके उपचार करा सके। दीवान ए इस्तिहाक के बारे में आप लोग मुझे बताएंगे कि क्या है दीवान ए इस्तिहाक, और नोट करेंगे इसे। चलिए साथियों, इसके आक्रमण के बारे में जान लेते हैं, है ना। साथियों, सबसे पहले इसने आक्रमण किया कहां पर? जगन्नाथ मंदिर, है ना। वहां से थोड़ा सा धन और धार्मिक ग्रंथों को लेकर चला गया। ठीक है साथियों, इसने अगर आक्रमण की बात करें, इसने कहां पर आक्रमण किया था? जगन्नाथ मंदिर पर। वहां से इसने कुछ धार्मिक ग्रंथों को लेकर, ये व्यक्ति क्या हुआ, ये व्यक्ति वहां से चला गया, मतलब कम ही लूट पाया धार्मिक ग्रंथों को लेकर, है ना। इसने दूसरा आक्रमण किया कहां पर? नगरकोट, ना नगरकोट में जो ज्वालामुखी मंदिर है, नगरकोट मंदिर पर। और ये क्या हुआ वहां पर? विफल हुआ, और ये बिना कुछ सुने वापस आ गया, है ना। फिर ये पहुंचा मेरठ, है ना। मेरठ और टोपरा। टोपरा, जो सुनो, टोपरा एक जगह पड़ती है अंबाला में, और अंबाला पड़ता है हरियाणा के अधीन। मेरठ उत्तर प्रदेश में, जहां से आपकी जेई क्लास मेरठ से अभी हम हैं, ठीक है। तो वहां से ये व्यक्ति अशोक के शिलालेखों को कहां लेकर पहुंच गया? दिल्ली पहुंच गया, ठीक है। तो अगली वाले पेज पर हम चर्चा करेंगे, ये अशोक के शिलालेखों को टोपरा व मेरठ से कहां लेकर चला गया? दिल्ली लेकर चला गया, ठीक है। कहां लेकर चला गया मेरे प्यारे बच्चों? दिल्ली लेकर चला गया। अशोक के, एक सेकंड, शिलालेखों को यह मेरठ व टोपरा से दिल्ली लेकर आया था। तो कहां लेकर आया था? दिल्ली लेकर आया था। तो कहां आया था मेरे प्यारे बच्चों? दिल्ली लेकर आया था। अशोक के शिलालेखों को यह मेरठ व टोपरा से कहां लेकर आया था? दिल्ली लेकर आया था, ठीक है साथियों। एक सेकंड, एक बात करेंगे और आज की क्लास को हम यहीं तक कवर करते हैं, क्योंकि हम कितनी भी कोशिश कर लें, हम इस क्लास के अंदर फिरोज शाह तुगलक को कवर नहीं करवा पाएंगे। इसके बाद ऑफलाइन क्लास है, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। उससे पहले एक इम्पोर्टेंट फैक्ट सुनते जाएंगे। देखो, इसका नाकामी का सबसे बड़ा कारण ये था कि इसने सेना के जो पद थे उन्हें वंशानुगत कर दिया था। दूसरा इसका प्रमुख कारण था, इसका जो क्या कौन हुआ करता? सेना मंत्री। इसकी जो कुल आय हुआ करती थी 6 करोड़ 75 लाख टका हुआ करती थी। कितनी हुआ करती थी? अगर मैं यहां पे बताने चलूं, इसके सल्तनत की 6 करोड़ 75 लाख, ठीक है। इसकी कुल आय हुआ करती थी किसकी? फिरोज की, है ना।
इसका पूरे साम्राज्य की जो कुल आय, जो इसका बजट था फिरोज की, है ना। एक व्यक्ति हुआ करता था इसका सेना मंत्री वारिद। इसका ये वारिद कौन था? सेना मंत्री। साथियों इसके पास जो कुल संपत्ति थी वो लगभग 13 करोड़ थी। समझ रहे हो? ये इतनी संपत्ति इस व्यक्ति के पास आई कैसे? मान के चलो सरकार किससे सरकार से दूनी और किसी उद्योगपति के पास संपत्ति जा रही है, तो इसका मतलब क्या बनता है भाई? कैसे बनता है? हाउ इज दिस पॉसिबल? तो समझ रहे हो ना यहां पर कि फिरोज के पास तो कुल संपत्ति थी 6 करोड़ 75 लाख, लेकिन इसके पास संपत्ति थी कितनी? 13 करोड़। तो इसके पास कितनी संपत्ति थी मेरे प्यारे बच्चों? 13 करोड़ की संपत्ति थी इसके पास। इसके पास कितनी संपत्ति थी? 13 करोड़ की संपत्ति थी। ठीक है, चलिए, है ना। अच्छा साथियों, यहां पर एक तो ये तो हमने एक जानकारी के लिए जाना, ये हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा भी इंपोर्टेंट नहीं है। मैंने बताया था कि जैसे मैंने ईसामी के बारे में बताया था, है ना, ईसामी के बारे में, फिरोज शाह तुगलक के बारे में बताया था कि फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली के लोग पत्र में गालियां लिखकर भेजते थे, ठीक उसी तरीके से। ठीक है, अगर हम इसकी आत्मकथा की बात करें तो इसकी आत्मकथा थी साथियों, कौन सी इसकी आत्मकथा थी? तारीख ए फिरोज शाही। अगर इसकी आत्मकथा की बात करें, आत्मकथा कौन सी थी? तारीख ए फिरोज शाही। तो इसकी आत्मकथा कौन सी थी मेरे प्यारे बच्चों? तारीख ए फिरोज शाही इसकी आत्मकथा थी, जो इसने स्वयं लिखी थी, है ना। स्वयं लिखी थी इसने। किसने लिखी थी? इसने स्वयं लिखी थी। ठीक है, तो तारीख ए फिरोज शाही क्या है मेरे प्यारे बच्चों? इसकी आत्मकथा है। और इस व्यक्ति ने ये क्या लिखी थी? स्वयं लिखी थी इसने अपनी आत्मकथा। तो तारीख ए फिरोज शाही क्या है? इसकी आत्मकथा है। और मेरे प्यारे बच्चों, इसने जो ये आत्मकथा है वो स्वयं लिखी थी। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, तो इसकी जो आत्मकथा है तारीख ए फिरोज शाही, वो इसने स्वयं लिखी थी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास को हम यहीं रखते हैं। मिलते हैं आपसे कल फिरोज शाह तुगलक और इसके अन्य शासकों के बारे में। 10 से 15 मिनट का मटेरियल बचा है, लेकिन हम सारी चीजों को बेहतरीन तरीके से कवर करते हुए अगली क्लास जब भी लेंगे, इस क्लास को वापस से 5 से 10 मिनट में रिवीजन कर लेंगे। मिलते हैं आपसे कल। थैंक यू सो मच।